सियासतदानों और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई सियासी हुक्मरानों को हुकूमत से महरूम करने का बायस बनती रही है। नाज़िमुद्दीन अयूब खान को तोसी देने और फौज के हुजम को कौमी वसाइल से ज्यादा बढ़ाने के मुखालिफ था। अंदरूनी खतरा सिर्फ ये था कि अगर इलेक्शन हो जाते तो गालिबन इस्कंदर मिर्जा को कुर्सी सदारत से हाथ धोना पड़ता। तो इस्कंदर मिर्जा ने उसका जवाब दिया कि चंद दिन में मैं अयूब खान को सीधा कर दूंगा। मैं एक दफा ये दावा किया था कि वो पाकिस्तान में मार्शल को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, लेकिन ये वक्त की कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है कि मार्शल ही की हुकूमत ने भुट्टो को फांसी दी और दफन किया। जुल्फकार अली भुट्टो फौज और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के ख्वाह थे और जमहूरी बालादस्ती को कायम करना चाहते थे। FSF फोर्स में ज्यादातर पीपल्स पार्टी के अपने वर्कर्स थे, जिनका काम भुट्टो के मुखालफिन को डराना, धमकाना और काबू में रखना था। भुट्टो तो भुट्टो थे, मगर जनरल ज़िया, वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो की सादगी भी बर्दाश्त न कर सके। जब नवाज शरीफ के पास 1997 के इलेक्शन के बाद 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो वो फौज के काबू में न रहे और नवाज शरीफ ने भुट्टो की तरह सिविल सुपरमेसी लागू करने की कोशिश की। रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाजत नहीं देंगे अगर फौज और मुतल्लिका इदारे वजारत दिफा के मातहत नहीं है और मुत्तहदा हिंदुस्तान से अलहदगी के बाद अगर यहाँ महकूम ही रहना है तो इस पार्लियामेंट और जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। जब भी पावर एलिट को कोई चैलेंज आता है तो वो अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए ताकत का मुजाहरा करती है। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो माजी में सियासतदानों और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई सियासी हुक्मरानों को हुकूमत से महरूम करने का बायस बनती रही है और उसकी शुरुआत पाकिस्तान के क़याम के कुछ ही अरसे बाद से शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट से महाजाराई का इंजाम कभी न तो सियासत और न ही सियासतदानों के हक में सामने आया। 1953 में जब पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अयूब खान की मावनत से वजारत उज़्मा के अहदे से हटाया था। पाकिस्तान के वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को एक ऐसे वक्त में हटाया गया था जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को न सिर्फ असेंबली का एतमाद हासिल था बल्कि कुछ ही अरसा कबल वो असेंबली से बजट भी पास करवा चुके थे। मौरखीन के मुताबिक ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो दस्तूर तैयार करवा रहे थे उसमें गवर्नर जनरल के अख्तियारात कम कर दिए गए थे। नाज़िमुद्दीन अयूब खान को तोसी देने और फौज के हुजम को कौमी वसाइल से ज्यादा बढ़ाने के मुखालिफ थे। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के ठीक 11 बरस बाद सन 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लगा दिया गया था। कुदरतुल्लाह शाहब शाहबनामा में लिखते हैं कि अक्टूबर 1958 में आइन मनसूख करने का कोई जवाब न था। उस वक्त पाकिस्तान किसी गैर मामूली बैरूनी खतरे से दो चार भी नहीं था। अंदरूनी खतरा सिर्फ ये था कि अगर इलेक्शन हो जाते तो गालिबन इस्कंदर मिर्जा को कुर्सी सदारत से हाथ धोना पड़ते। अब जरा देखते हैं कि पाकिस्तान के सदर इस्कंदर मिर्जा के साथ क्या हुआ था। कयूम निजामी अपनी किताब में लिखते हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सैयद अमजद अली और इस्कंदर मिर्जा के दरमियान टेलीफोन बातचीत सुनी थी। सैयद अमजद अली के बेटे की शादी इस्कंदर मिर्जा की बेटी से होना थी। सैयद अमजद अली ने उन्हें शादी की तारीख मुकर्रर करने को कहा तो इस्कंदर मिर्जा ने जवाब दिया कि वो अगले चंद दिन बहुत मसरूफ हैं, हालात महमूल पर आएंगे तो तारीख मुकर्रर हो जाएगी। कहा जाता है कि अमजद अली ने कहा हालात महमूल पर आने में काफी वक्त लगेगा तो इस्कंदर मिर्जा ने उसका जवाब दिया कि चंद दिन में मैं अयूब खान को सीधा कर दूंगा। अयूब खान को टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत से आगाह कर दिया गया, लेकिन उस पर 27 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद की जरूरियात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आना था। 27 अक्टूबर को अमरीकी सेक्रेटरी के दौरे के इख्तिताम के बाद यहया खान और उनकी टीम ने अपने एक्शन प्लान के दूसरे हिस्से पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अयूब खान ने रात 10 बजे इस्कंदर मिर्जा को सदारत से अलग कर दिया। अब देखते हैं कि मार्शल को दफन करने वाला भुट्टो कैसे मार्शल का निशाना बना। पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन को तश्कील देने के सिलसिले में एक दफा ये दावा किया था कि वो पाकिस्तान में मार्शल को हमेशा के लिए दफन कर देंगे, लेकिन ये वक्त की कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है कि मार्शल ही की हुकूमत ने भुट्टो को फांसी दी और दफन किया। तज्जियाकारों के मुताबिक जुल्फकार अली भुट्टो हो या जुनेजो, मियां नवाज शरीफ हो या बेनजीर और यूसुफ रजा गिलानी हो या फिर इमरान खान, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुक्मरानों के माबैन इख्तिलाफ का नतीजा कभी सियासी हुक्मरानों के लिए अच्छा नहीं रहा। कहा जाता है कि जुल्फकार अली भुट्टो फौज और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के ख्वाह थे और जमहूरी बालादस्ती को कायम करना चाहते थे। भुट्टो ने इख्तिदार संभालते ही कई आला दर्जे के फौजी अफसरान को मुलाजमतों से सबकदोश कर दिया था, जिनमें लेफ्टिनेंट गुल हसन खान भी शामिल थे। इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो ने अफवाज के चीफ्स के ओहदे की मुद्दत भी 1 साल कम कर दी थी। इसके अलावा 1972 में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF का क़याम भी अमल में लाया गया था। जुल्फकार अली भुट्टो के FSF के क़याम से फौजी अफसरान चौंकने हो गए। फौजी अफसरान को पेशवराना रवायती फौज की जगह अवामी फौज का वो नारा याद आने लगा जो भुट्टो ने बहुत पहले अपनी सियासी तहरीक के दौरान लगाया था, लेकिन जनरल ज़िया ने हुकूमत में आकर अपनी अवलीन इक़दाम
इल्जामात के तहत FSF को तोड़ दिया। भुट्टो के मुखालफिन कहते हैं कि FSF फौज के मतवाजी फौज न थी, बल्कि ये सिर्फ भुट्टो के सियासी मुखालफिन को काबू करने के लिए बनाई गई थी। FSF फोर्स में ज्यादातर पीपल्स पार्टी के अपने वर्कर्स थे, जिनका काम भुट्टो के मुखालफिन को डराना, धमकाना और काबू में रखना था। जब जुल्फकार अली भुट्टो ने 43 फौजी अफसरों को सबकदोश किया तो तजिया निगारों ने यह कहा कि ये फौज पर सिविलियन बालादस्ती के क्याम की जानिब बहुत वाज़ेह इशारा था। उसके अलावा आइन के आर्टिकल 271 में किसी भी मुमकिन फौजी मुदाखलत या फौज की तरफ से इक़्तिदार पर कब्जा करने के अमल की सजा मौत तजवीज़ की गई थी। जब जनरल जिया से पूछा गया कि आपने भुट्टो हुकूमत को क्यों गिराया था, तो जिया ने जवाब दिया था कि मुझे पाकिस्तान आर्मी की शिकस्त व रेखत कबूल नहीं थी। भुट्टो तो भुट्टो थे, मगर जनरल जिया वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो की सादगी भी बर्दाश्त न कर सके। जनरल जिया ने 1985 में गैर जमायती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए थे। इलेक्शन के बाद वजीर आजम के तौर पर मोहम्मद खान जुनेजो का इंतखाब अमल में आया था। बेशतर मौरखीन के मुताबिक इस इंतखाब की वजह जुनेजो की सादगी करार दी जाती थी, क्योंकि जनरल जिया किसी ऐसे शख्स को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे जो बाद में उनकी हैसियत को चैलेंज करने की कुव्वत रखता हो। मगर वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो और जनरल जिया के माबैन तल्कात कुछ ही अरसे बाद खराब होते चले गए। बिला आखिर मई 1988 को सदर जिया ने मोहम्मद खान जुनेजो को ओहदे से हटा दिया और कौमी असेंबली को तहलील कर दिया। जिया की जानिब से जुनेजो को हटाने की वजूहात के पीछे वजीर आजम जुनेजो का जनरल जिया की ख्वाहिशात के बरक्स जनीवा मुआहदे पर दस्तखत करना बड़ा सबब था। उसके अलावा रावलपिंडी में उजड़ी कैंप के वाक़े के जिम्मेदार फौजी अफसरों को मुर्द इल्जाम ठहराना भी जियाउल हक और जुनेजो के माबैन इख्तलाफात का बड़ा सबब था। उसके अलावा फौज सिंध में पन्नू आकिल और 3 दूसरी जगहों पर छावनियां कायम करना चाहती थी, जिसकी सिंध के कौम परस्त लीडर मुखालफत कर रहे थे। वजीर आजम जुनेजो ने भी जिया की ख्वाहिश के बरक्स सिंध में मजीद फौजी छावनियों के कयाम के लिए हिमायत से गुरेज किया। इसी तरह बेनजीर भुट्टो पहली बार 1988 के इलेक्शन में वजीर आजम बनी, मगर बेनजीर अपनी मुद्दत हुकूमत को पूरा न कर सकी। कहा जाता है कि बेनजीर की हुकूमत को वक्त से पहले खत्म करने के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के साथ बेनजीर के तल्कात की खराबी की 4 वजूहात थी जो उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बनी। उसमें एक वजह यह थी कि 1990 में बेनजीर ने आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड के मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी, जिसने ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका धरने का काम सरअंजाम दिया था, यानी जिसके नतीजे में बेनजीर की हुकूमत खत्म कर दी गई। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की महाजारी कैसे हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत पाकिस्तान के उस वक्त के सदर इसाक खान के साथ महाजारी की नजर हो गया, मगर जब नवाज शरीफ दूसरी बार वजीर आजम बने तो अवाम की अक्सरियत का एतमाद लेकर बने, मगर फिर भी अपना दौर मुकम्मल करने से कासर ठहरे और जनरल मुशर्रफ ने उन्हें हटाकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया। फौज को खदशा था कि नवाज शरीफ फौज को अपने कंट्रोल में लाकर डाउन साइजिंग करना चाहते थे। उसके साथ साथ फौज को नवाज शरीफ की अस्करी अमूर में मुदाखलत पसंद नहीं थी। जब नवाज शरीफ के पास 1997 के इलेक्शन के बाद 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो वो फौज के काबू में न रहे और नवाज शरीफ ने भुट्टो की तरह सिविल सुपरमेसी लागू करने की कोशिश की। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी उस महाजारी के बावजूद सन 2013 में आम इंतखाबात के नतीजे में तीसरी बार वजीर आजम बन गए, मगर तीसरी बार भी अपनी मुद्दत पूरी न कर पाए। सन 2016 में एक खबर सामने आई जो आने वाली तारीख में डॉन लीक्स के उन्वान से मशहूर हुई। कहा जाता है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाहली के पीछे एक बड़ा महरक डॉन लीक्स थी। उस खबर को रुकवाने में नाकामी की बुनियाद पर उस वक्त के वजीर इत्तलात परवेज रशीद को भी ओहदे से हटा दिया गया था। दिसंबर 2011 को पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा था कि रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाजत नहीं देंगे अगर फौज और मुतल्लिका इदारे वजारत दिफा के मातहत नहीं है और मुत्तहदा हिंदुस्तान से अलहदगी के बाद अगर यहाँ महकूम ही रहना है तो इस पार्लियामेंट और जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी को भी चलता किया गया। पाकिस्तान की तारीख में कई वज़राए आज़म अपनी मुद्दत पूरी न कर सके, जिसकी बड़ी वजह अस्करी और सिविल क़यादत में तनाज़ात हैं। सियासी तज्ज़ियागार कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक पॉलिटिकल एलिट ग्रुप के तौर पर देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में ताकतवर अशराफिया के जो ग्रुप्स हैं उसमें एक पॉलिटिकल साइड है और एक रियासत की साइड है, और पाकिस्तान में रियासत की साइड से जो ताकतवर अशराफिया का बड़ा ग्रुप है वो पाकिस्तान की फौज है। ये दुनिया की तारीख है, जब भी पावर एलिट को कोई चैलेंज आता है तो वो अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए ताकत का मुजाहरा करती है। तज्जिया निगारों का कहना है कि 9 मई को इमरान खान के कारकुनान की तरफ से रेड लाइन क्रॉस करने का जुर्म किया गया था। रेड लाइन सिर्फ फौज की नहीं होती बल्कि रियासत की भी होती है, और फौज की तंसीबात और घरों पर हमला किसी भी मुल्क की फौज के लिए काबिल कबूल नहीं, और रियासत भी उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। लेकिन मामला कुछ पुरानी इमारतों का नहीं बल्कि बाज़ इलाकों के तकद्दुस को पामाल करने का है। 9 मई के वाक़यात वाकई रियासत की रेड लाइन क्रॉस करने जैसे थे। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 9 मई के वाक़यात का जवाब देना लाजमी है।